इंग्लिश गाइड। डेली की तरह आज भी लेके तैयार हैं आपके लिए एपीएसएसबी का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जहां पे हम लोग भयानक तरीके से बेहतरीन अंदाज में प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पता है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्त, जब सपने बड़े होते हैं ना, तो मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत भी अधिक करना पड़ेगा। जब सपने बड़े होते हैं तो मेहनत भी करनी होगी। और आज की इस पीवाईक्यू की क्लास में हम एक और कदम आगे बढ़ेंगे अपनी सफलता और अपनी मंजिल की ओर। देखते हैं हम सबसे पहले अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन को। मेरा रिक्वेस्ट होगा आप सभी से कि सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर देना कमेंट में। कमेंट में सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब देना, कमेंट में बाढ़ आ जानी चाहिए क्वेश्चंस के आंसर्स की। गलत हो या सही हो, आंसर जरूर करना है। गलत होगा तो कौन सीखोगे, और अगर सही होगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दोनों में फायदा आपका ही है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको यहां पे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन मिल गया है, ठीक है। चलो मैं पेन वगैरह सेलेक्ट कर लूं, आप तब तक आंसर देते रहिए मुझे ना। मैं पेन सेलेक्ट कर लूं भाई और आप आंसर देते रहो मुझे। चलो बताओ बताओ, मैं कमेंट में आपके आंसर जरूर देख रहा हूं और मुझे कमेंट आते हुए दिखना चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन की, सी वॉज मच ब्लैंक विद ग्रीफ, सी वॉज मच कास्ट असाइड विद ग्रीफ, कास्ट ऑफ विथ ग्रीफ, कास्ट आउट विथ ग्रीफ या कास्ट डाउन विथ ग्रीफ? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बी होगा राइट आंसर। कौन कह रहा है बी होगा? बोलो कौन कह रहा है बी होगा? भाई बी नहीं होगा राइट आंसर। बी राइट आंसर नहीं होगा। कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज को फेंक देना, कोई चीज को छोड़ देना, इसको बोलते हैं कास्ट ऑफ, ठीक है। कास्ट असाइड का मतलब पता है क्या होता है? कास्ट असाइड का मतलब होता है कोई चीज को रिजेक्ट कर देना, कोई चीज को रिजेक्ट कर देने का मतलब होता है कास्ट असाइड। चलो और बताओ, और बताओ। वेरी गुड ताना, ये हुई ना बात। राइट आंसर इज डी, कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का मतलब होता है सैड फील करना, डिप्रेस्ड फील करना। जब आप डिप्रेशन में होते हैं, जब आप सैड होते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं, तब हम कास्ट डाउन का यूज करते हैं। सी वॉज मच कास्ट डाउन विथ ग्रीफ, वह दुख से बहुत निराश थी, वह दुख से बहुत उदास थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? कास्ट डाउन हो जाएगा। और यहां पे एक और वर्ड है कास्ट आउट। कास्ट आउट का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, कास्ट आउट का मतलब क्या होता है? बोलो जरा बोलो, क्या होता है? आप कहोगे सर कास्ट आउट का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको यार? अरे किसी को कहीं से निकाल देना, बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करना, एक्सपेल करना बोलते हैं इसी को इंग्लिश में हम लोग। क्या बोलते हैं? एक्सपेल बोलते हैं, ठीक है। EXPEL, एक्सपेल बोलते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। और ये बताओ, मैंने कहा हाँ आउटकास्ट, जितने लोग देख रहे हो सारे के सारे लोगों को कमेंट आना चाहिए। भाई कमेंट करोगे, हमें पता है गलत होगा मे बी, लेकिन गलत होगा फिर जब सीखोगे ना दोबारा गलती नहीं होगी। ये मैंने देखा है, ये मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, मैंने भी सीखा इसी तरीके से है। एक बार जो गलत हो जाता है फिर बताने पे दोबारा उसमें गलती नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि आप गलत जवाब दो, लेकिन जवाब तो जरूर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बेलो इट। यहां पे आपको एक वर्ड दिया गया है इमैकुलेट, और यू हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ इमैकुलेट। इमैकुलेट का सिनोनिम बताओ जल्दी से, कम ऑन। और सारे के सारे लोग सेशन को जरूर लाइक कर लेना। इमैकुलेट का सिनोनिम क्या होगा?
बोलो जरा बोलो। आप कहोगे सर इमैकुलेट का मतलब क्या होता है? मैं कहूंगा इमैकुलेट का मतलब होता है आपका विविध, इमैकुलेट का मतलब होता है आपका नीट, इमैकुलेट का मतलब होता है आपका प्योर, इमैकुलेट का मतलब होता है आपका क्लीन, इमैकुलेट का मतलब हिंदी में सर स्पष्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पष्ट, इमैकुलेट को। चलो सिनोनिम बताओ। स्पॉटलेस होगा, प्रिटेंस होगा, कर्डर होगा या इंडिसेंट होगा? ये कौन से साल का पेपर है सर? हाँ मैं बताता हूं फिर इसके लिए आपको ना मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो बस एक एक सेकंड में आपको बताता हूं भाई, ठीक है? एक सेकंड, पेपर मुझे खोलना पड़ेगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा, तब मैं बताऊंगा। ये आपका 2023 का है, 2023 का है, ठीक है? चलो चलो अब बताओ मुझे आंसर, आंसर आ जाना चाहिए। देखो, जब मैंने कहा विविध, जब मैंने कहा नीट, मैंने कहा प्योर, मैंने कहा क्लीन, तो इसका यह मतलब है कि भाई कोई चीज स्पॉटलेस है। स्पॉट का मतलब दाग धब्बे होते हैं, दाग धब्बे का भाई स्पॉटलेस है, दाग धब्बे ही नहीं है उसमें, तो स्पॉटलेस राइट आंसर क्या होगा? इमैकुलेट का सिनोनिम स्पॉटलेस। ये बताओ प्रिटेंस का मतलब क्या होता है? प्रिटेंस का मतलब जानते हो? बोलो बोलो जल्दी से। प्रिटेंस का मतलब, प्रिटेंस का मतलब होता है आपका शेम, या फिर आप कह सकते हो डिसाइट। प्रिटेंस का मतलब शेम या डिसाइट होता है। कर्डर का मतलब जानते हो? बोलो, कमेंट बताओ, कमेंट में आना चाहिए। क्या होता है कर्डर का मतलब? अरे कर्डर का मतलब आप ये कह सकते हो भाई, कोई चीज जब नेचुरल या राइस स्टेट में होती है ना, कच्ची होती है जब कोई चीज, तो उसे कर्डर कहा जाता है, ठीक है? और क्या है? इंडिसेंट, इंडिसेंट का मतलब बुरा होता है। बुरा का मतलब आप क्या कह सकते हो? बोलो। बुरा का मतलब आप इम्प्रॉपर कह सकते हो, वल्गर कह सकते हो ना। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। क्या है क्वेश्चन? इसका आंसर दो, क्वेश्चन का आंसर दो। बोलो जरा बोलो, क्या होगा आंसर? चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो इट। आपको प्रीफोर्स का एंटोनिम बताना है। प्रीफोर्स का एंटोनिम क्या होगा? यू हैव टू फाइंड आउट द राइट एंटोनिम ऑफ प्रीफोर्स। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीफोर्स का मतलब क्या होता है ना। प्रीफोर्स का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है प्रीफोर्स का मतलब? सर आप कहोगे प्रीफोर्स का मतलब होता है जरूरी से, मतलब जरूरी, कंपलसरी, नेसेसरी। प्रीफोर्स का मतलब नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है। तो इसके एंटोनिम की बात करोगे आप, आर्टिफिशियल क्या होता है? जो चीज हम मानव द्वारा बनाई जाती है उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। इन लार्ज का मतलब वास्ट होता है, विशाल होता है, बड़ा होता है। स्कार्से का मतलब क्या होता है सर? स्कार्स मतलब कम होता है, लिटिल होता है ना, लिटिल होता है, स्पार्स होता है। इसका एंटोनिम एबंडेंट होता है सर, इनफ होता है, प्लेंटी होता है ना। अब बताओ यहां पे राइट आंसर कौन होगा प्रीफोर्स का? वेरी गुड, राइट आंसर आपके प्रीफोर्स का क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर वॉलेंटरी हो जाएगा, वॉलेंटरी हो जाएगा। वॉलेंटरी का मतलब होता है भाई ऑप्शनल, वॉलेंटरी का मतलब होता है विलिंग। क्या होता है? ऑप्शनल है, विलिंग है, यानी कि बहुत जरूरी नहीं है। ऑप्शनल चीजें जरूरी नहीं होती हैं, आप चाहो तो करो, चाहे तो ना करो। तो यहां पे प्रीफोर्स का मतलब क्या है? नेसेसरी है, नेसेसरी है मतलब कंपलसरी है। और अगर कोई चीज कंपलसरी है, जरूरी है, तो जरूरी का एंटोनिम क्या होगा? नहीं जरूरी है। तो नहीं जरूरी का विलिंग हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा और वॉल्यूंटरी हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर राइट आंसर अपना ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अरे सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी। पर फोर्स है, मैंने प्री फोर्स पढ़ लिया। आई एम रियली सॉरी, थैंक यू जी, थैंक यू, आपने ध्यान दिया। हर दिन 5 PM नहीं होता यार, एवरी, नॉट एवरी डे। सुनो, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, मंडे,
वेंसडे और फ्राइडे को आपकी क्लास चलती है 3 to 4, ठीक है, 3 to 4 PM पर चलती है। और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपकी क्लास चलती है 5 to 6, 5 to 6। ये टाइम है, नोट कर लो, बिना लिंक बिना किसी का इंतजार किए आ जाया करो, आ जाया करो, मिल जाऊंगा मैं। तो मंडे वेंसडे फ्राइडे को 3 to 4 मिलूंगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 5 to 6 मिलूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। चलो आगे क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस इन ईच सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। क्या है भाई क्वेश्चन, द बजट प्रेजेंटेड रिसेंटली इज अ बर्निंग क्वेश्चन नाउ अडेज। यहां पे देखो, अ बर्निंग क्वेश्चन, इसका ये एक आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, यानी एक इडियम है, और आपको फाइंड आउट करना है इस इडियम का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा। अब बर्निंग क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा, लैकिंग अफेक्शन आर वार्मथ, नीली डिस्कस्ड इशू, या फिर टू फील सॉरी फॉर व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, या टू फेल। बताओ राइट आंसर क्या होगा। अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आंसर सारे लोगों के नहीं आ रहे हैं, ये गंदी बात है, सच्ची बताऊं ये गंदी बात है। सारे लोग आंसर करो, और सबसे पहले तो सेशन को लाइक करो, जल्दी से लाइक तो पहले कर दो, उसके बाद फिर आगे की बातें करते रहो। चलो बताओ आंसर क्या होगा, बी। अरे वाह, अब बर्निंग क्वेश्चन, नीली डिस्कस्ड इशू, गजब गजब आंसर आ गया है। टाना का आंसर आ गया है, और बगरा का आंसर आ गया है, स्नो का आंसर आ गया है, लूसी का आंसर, ये हुई ना बात। हाँ सारे लोग, नाइम जी का आंसर आ गया है, सारे लोगों के आंसर टाइम टू टाइम, मतलब एकदम फटाफट आने चाहिए यार। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है हॉट इशू, हॉट इशू, कोई गर्मा गर्म मुद्दा। जैसे अभी कौन सा मुद्दा चल रहा है कमेंट में बताओ, अभी सबसे गर्मा गर्म हॉट इशू कौन सा चल रहा है बताओ। अपने देश में भाई गैस की झंझट है, पेट्रोल का झमेड़ा चल रहा है, हॉट इशू चल रहा है लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पर हर जगह। बाकी जो दो कंट्री के बीच में युद्ध चल रहा है वो एक हॉट इशू हो सकता है। तो ये सारे एक बर्निंग क्वेश्चंस होते हैं। तो बर्निंग क्वेश्चंस का मतलब हॉट इशू होता है। हॉट इशू का मतलब भाई नीली डिस्कस्ड इशू, मतलब ऐसा इशू जिसको बहुत उत्सुकता से हर कोई डिस्कस कर रहा है, वो है हॉट इशू। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, आप कहोगे सर राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, बोलो जरा बोलो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब क्लियर है आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाँ वेरी गुड, गैस सिलेंडर का इशू चल रहा है, हॉट इशू है, बर्निंग क्वेश्चन। क्या है, बर्निंग क्वेश्चन है। होप आई एम नॉट इंटरडिंग अपॉन योर प्राइवेसी, होप आई एम नॉट इंटरडिंग अपॉन योर प्राइवेसी। तो इंटरडिंग अपॉन का मतलब क्या होता है बताओ, कमेंट में सबके आंसर, कमेंट में सबके आंसर आ जाएं। आपसू, अच्छा जी, AAPSU, ओके, ये भी बर्निंग क्वेश्चन है, होगा। हम नहीं जान रहे थे, आपने मुझे अवेयर करा दिया, ये अच्छी बात है। चलो, वाओ, बगरा जी का आंसर फिर से आ गया है कि होप आई एम नॉट इंटरडिंग अपॉन योर प्राइवेसी का मतलब होगा इनक्रोच अपॉन। क्या होगा भाई, इनक्रोच अपॉन, टू कंटिन्यू टू हैव समथिंग, इनक्रोच अपॉन, रिगार्ड, कंसील। अरे वाह टाना जी, स्नो, नाइम, गजब, ये होती है ना बात, यही तो बात है यार, मतलब यही तो मजा, मतलब गजब मजा आ जाता है। इंटरडिंग अपॉन का मतलब क्या होता है बताओ, बोलो। ऐसी जगह जहां पर आप बिना परमिशन के घुस जाओ, ऐसी जगह जहां पर आप बिना परमिशन के घुस जाओ। इंटर अ सिचुएशन आर प्लेस विदाउट परमिशन। भाई आप किसी के घर में बिना परमिशन के घुस जाओ, मेरी क्लास में बिना परमिशन के घुस जाओ, किसी की क्लास में बिना परमिशन के घुस जाओ, किसी की ऑफिस में बिना परमिशन के घुस जाओ, उसी को कहते हैं इंटरडिंग अपॉन। और इसकी मीनिंग होती है इनरोच अपॉन, सॉरी हाँ, इनक्रोच अपॉन। क्या होता है, बोलो जरा बोलो ना, बोलो जरा बोलो, क्या होता है, इनक्रोच अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, चलो आओ।
क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन को पढ़ लो। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। अरे ठीक है भाई, ब्लैंक है, इतना भी हम लोग बुद्धू तो नहीं है ना, इतने भी बुद्धू तो नहीं है हम लोग। आओ, यहां पे एक ब्लैंक दिया है और आपको इस ब्लैंक में इनमें से कोई एक ऑप्शन को फिल करना है। ब्लैंक ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, लिटिल ऑफ द स्टूडेंट्स, द लिटिल ऑफ द स्टूडेंट्स। बताओ, देखना चाहता हूं भाई यहां पे किसके आंसर सबसे पहले आएंगे, किसके आंसर सबसे पहले आएंगे और करेक्ट किसका आंसर होगा। चलो फटाक से कमेंट में एकदम से एक्टिव हो जाओ और कमेंट में बाढ़ आ जानी चाहिए। बाढ़ का मतलब समझ रहे हो ना, सारे लोग को कमेंट करना है। चलो 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 चलो, वाह बी, क्या बात है। अगर मैं पूछूं क्यों, अच्छा चलो चलो ये बताओ, मैं पूछ रहा हूं किससे, मैं टोनी से पूछ रहा हूं कि लिटिल क्यों नहीं होगा। बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई द लिटिल क्यों नहीं होगा या फिर एनी क्यों नहीं होगा। बताओ, जल्दी बताओ क्यों नहीं होगा। वेरी गुड, बी इज राइट। मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं, राइट भी है, मानना की क्या बात है एक्चुअली राइट है आपका बी। बट वाई नॉट एनी, वाई नॉट लिटिल, वाई नॉट द लिटिल, यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू टेल मी, आई वॉन्ट टू नो, आई वांट टू नो अबाउट इट। लूसी बताओ, बताओ क्यों नहीं होगा लिटिल द लिटिल। हाँ ये होती है बात। इधर सुनो सुनो सर, सर ये जो लिटिल और द लिटिल की बात आप कर रहे हो, लिटिल और द लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है सर? सर याद रखना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल और द लिटिल का यूज होता है। भाई यहां पे स्टूडेंट्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, तो लिटिल और द लिटिल का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, एनी का प्रयोग ना सर निगेटिव सेंटेंस में होता है, एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, सम का प्रयोग आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। सो ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज सम, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज सम। एनी में क्वेश्चन होगा जो कि क्वेश्चन मार्क नहीं है सर। वेरी गुड, लिटिल बिकॉज अनकाउंटेबल। अरे वाह, ये होती है बात, यही तो चाहिए मुझे। आओ, जिसको नहीं पता था सबको क्लियर हो गया कि क्यों कौन कैसे, क्यों कौन कैसे सब क्लियर है। भाई ये ऑप्शन सही है तो रिमेनिंग क्यों नहीं सही है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन होगा? देखो मुझे पता है ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में हम करते क्या है, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब होता है क्वेश्चन देखो उसका आंसर बताओ, बाकी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हो जाए फिर भी। बट मैं कहता हूं मैं आपके लिए और मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा, जो भी हमारा स्टूडेंट है, उसको सिलेक्शन मिलना चाहिए और उसके सिलेक्शन के लिए जितना भी हमसे हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब आप पूछोगे तब ना, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताया, मैं एक्सप्लेन भी किया, फिर भी अगर आपको डाउट है और अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा? आप मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, कह दो हमको दवा दे दो, हाँ उसको भी पता है मेडिकल स्टोर पे आए हो या डॉक्टर के पास आए हो, दवा ही लेने आए हो। बट आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे नहीं तो वो दवा कौन सी देगा? एग्जैक्टली यहां पर भी भाई जब आप अपने डाउट नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। और मैं पीवाईक्यू में भी आपके डाउट क्लियर करना चाहता हूं, मैं पीवाईक्यू में भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना चाहता हूं कि आप सीखो और सीख करके इतना सीख जाओ ना कि एग्जाम में, जब एग्जाम हॉल में बैठो ना तो क्वेश्चन आपको देखकर कप जाए, आपको ना कपना पड़े। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन? अच्छा रिपीट करना है, 1 मिनट भाई, एक बच्चे का वो है कि रिपीट कर दो थोड़ा सा। आप सब लोग 1 मिनट के लिए फिर से देख लो, रिवीजन, रिवीजन बहुत जरूरी है। सुनो, हमने कहा यहां पे सम सही होगा, एनी नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस, पहली बात तो सर देखने में अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब इसमें नॉट नहीं है, नेवर नहीं है, नो नहीं है, मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव है। और याद रखना, याद क्या रखना है सर? सर याद ये रखना है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो सम यूज होता है, और अगर सेंटेंस निगेटिव होता है तो सेंटेंस में सम नहीं एनी का यूज होता है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट यह है कि लिटिल और द लिटिल का यूज
अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ में होता है सर? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है। तो सर यहां पर हम लिटिल और द लिटिल को नहीं लिख सकते क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है। एनी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेंटेंस निगेटिव नहीं है। सो राइट आंसर क्या होगा? सम हो जाएगा। बोलो जी, क्लियर है? अरुणाचली क्लियर है? चलो अरुणाचली बताइएगा, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लो सर। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग यहां पे। और अगर डाउट होगा तो फिर से पूछ लेना, मुझे टेंशन नहीं होती। देयर इजेंट डॉट 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 सुगर इन द पॉट। देयर इजेंट डॉट 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 सुगर इन द पॉट। देयर इजेंट सम सुगर इन द पॉट, एनी सुगर इन द पॉट, फ्यू सुगर इन द पॉट, अ फ्यू सुगर इन द पॉट। बताओ राइट आंसर क्या होगा? और अब तो सबका आंसर सही होना चाहिए। वेरी गुड अरुणाचली, आपको भी इसका आंसर देना है और सोच लो सही आंसर देना है। सही आंसर देना है अरुणाचली, ठीक है ना? हाँ, ये तो हमारे जो वो तो बच्चे खतरनाक हैं भाई, ये सब तो खतरनाक है। नोरबू का आंसर सबसे पहले आ गया, फिर बगरा का भी आ गया, फिर ताना का आ गया, ओके, बेटी बी का भी आ गया भाई, अमन का भी आ गया। वाह, मतलब गजब। और सारे के सारे आंसर राइट भी हैं। क्यों भाई? सब लोगों का आंसर आ रहा है कि बी होना चाहिए। बी का मतलब सर एनी होना चाहिए। सर क्यों होना चाहिए? आओ मैं बता देता हूं फिर से। सर देखो, फ्यू और अ फ्यू याद रखना, लिटिल से जितना भी एडजेक्टिव आपका है, चाहे वो लिटिल हो, आ लिटिल हो या द लिटिल हो, वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। अभी मैंने डिस्कस किया था। और फ्यू से जो बनने वाले एडजेक्टिव जैसे कि फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। ठीक है, यहां पे आप बात करोगे सर सुगर है। सुगर है तो भाई अनकाउंटेबल है, तो फ्यू तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लिटिल होता तो यूज कर लेता। अब यहां पे सम और एनी की बात करोगे सर, ये सेंटेंस में इजेंट आया है। इजेंट बोले तो नॉट आ गया, और नॉट आ गया तो सेंटेंस निगेटिव हो गया। और निगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था, निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो किसका यूज होगा? सम का यूज होगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? वेरी गुड एंगमो, वेरी गुड। कॉज बिकॉज सेंटेंस इज निगेटिव, सो एनी विल बी यूज्ड। ओके, क्लियर? किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन अगर होगा तो बता देना। और मजा आ रहा है ना? मजा आने का मतलब समझ में आ रहा है ना? डर तो नहीं लग रहा है ना कि क्वेश्चन देख के डर लगे, हमारी तैयारी नहीं हुई है। हम आधे से ज्यादा मतलब मैक्सिमम तैयारी तो मैं आपकी यहीं से करा दे रहा हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी डेली लाइव क्लास लेते रहो, देखो अगर ना आ जाए आपको तो फिर बताना। आओ देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो। देखो यहां पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि करेक्ट वर्ड यहां पे कौन है। ह्यूमरस, 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 ह्यूमरस। आपको ह्यूमरस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बताओ ह्यूमरस की करेक्ट। और अगर मजा आ रहा है तो प्लीज से फिर से मैं वही कहूंगा, अपना फीडबैक जरूर देते जाना जाने से पहले। और सेशन को ना बस वही कर देना बस। और शेयर, शेयर तो जरूर कर दो। क्वेश्चन का आंसर चाहे बाद में देना, लेकिन शेयर पहले कर दो। शेयरिंग इज केयरिंग। हम आपकी केयर कर रहे हैं, आप जरा सा हमारी केयर कर लो। शेयरिंग इज केयरिंग। और आप अपने मित्र के भी तो केयर करो यार। ठीक, चलो ह्यूमरस की जब बात करते हो सर, आओ मैं बताता हूं। 8 में ए इज करेक्ट। वाह भाई, 8 इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्यों करेक्ट है भाई? इसकी बात ही ना पूछो क्यों, क्योंकि स्पेलिंग है। ह्यूमोरस होता है, खत्म बात। स्पेलिंग में क्या ही समझाएगा कोई? स्पेलिंग तो याद करनी होती है। तो भाई हमको पता है ह्यूमरस की स्पेलिंग क्या होती है। HUMO। क्या बोलेंगे? ह्यूमो, ह्यूमो रस। क्या? ROUS, ह्यूमोरस। खत्म बात। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर?
देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन 9 एंड 10 के लिए पहले डायरेक्शन दिया है, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। आहा, क्वेश्चन टैग आ गया है, लो गजब का है। फिर क्वेश्चन टैग तो गजब का है, कर दिए ना, ये अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। चलो, द बॉयज ऑफन प्ले क्रिकेट ब्लैंक, द बॉयज ऑफन प्ले क्रिकेट ब्लैंक। बताओ यहां पे क्या होना चाहिए, और ये बताओ कौन कौन क्वेश्चन टैग जानता है और कौन कौन नहीं जानता। जो जानता है वो 1 कमेंट में लिखो, जो नहीं जानता है वो कमेंट में 2 लिखो। चलो, क्वेश्चन टैग जो जानता है वो कमेंट में 1 लिखो, जो जानता है, जो नहीं जानता वो 2 लिखो। उसी अनुसार मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे बताना चाहिए क्वेश्चन टैग के बारे में, कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं। चलो जल्दी से जल्दी से। द बॉयज ऑफन प्ले क्रिकेट, कैन दे, डोंट दे, डू दे, नन ऑफ दिस। बोलो जरा बोलो ना, बोलो जरा बोलो। ओके, सुनो फिर सुनो, क्वेश्चन टैग क्या होता है सर। सुनो थोड़ा सा क्वेश्चन टैग को ना आप समझ लो, समझ लो। क्वेश्चन टैग, जब हमको कोई चीज के बारे में पता तो है बट डाउट है, कंफ्यूजन है, और हम उस डाउट या कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं, तब हम सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। जैसे हिंदी में हम कई बारी कहते हैं, हम तुमसे मिले हैं ना, हम तुमसे मिले हैं ना। हमें क्लियर नहीं है, लग तो रहा है कि मिले हैं लेकिन क्लियर नहीं है, कंफ्यूज्ड हूं, डाउट में हूं, तो इसलिए मैंने लास्ट में जो ना बोला ना, यही क्वेश्चन टैग है। हमने कहा यार मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, ऐसा मुझे लग रहा, क्वेश्चन टैग का यूज करना पड़ेगा। तुम खाना खाए हो ना, क्वेश्चन टैग का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पूछ रहा हूं लेकिन पता भी है मुझे, बट अपना डाउट क्लियर कर रहा हूं। तो जब डाउट क्लियर करना होता है तो हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। भाई ये पीवाईक्यू क्लास है, डेमो क्लास नहीं है, ये पीवाईक्यू की क्लास है, ठीक है ना। पीवाईक्यू की क्लास मतलब यह है कि हम यहां पर डेली इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो हम पूरा का पूरा एक सेट ही लेके आते हैं, किसी एक ईयर का, किसी एक एग्जाम का, आपके एपीएसएसबी से रिलेटेड, और उसको सॉल्व करते हैं ताकि हम अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू की आग में जलोगे नहीं ना, तब तक आप सफलता तक पहुंच नहीं पाओगे। तो पीवाईक्यू डेली करना पड़ता है, हमको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। हमें इससे पता चलता है कि हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कहां कहां से बनते हैं, वो सारी चीजें इससे क्लियर होती हैं। तो ये पीवाईक्यू की क्लास है, ना डेमो क्लास है, ना और कुछ है। क्लियर? क्लियर? और फ्री ही होती है ये पीवाईक्यू क्लास बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलो इधर सुनो, क्वेश्चन टैग में अब क्या होता है सर। क्वेश्चन टैग में आपको 2 बात याद रखनी है। एक बात तो यह कि अगर आपका स्टेटमेंट यानी सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, आपका जो सेंटेंस है अगर वो अफर्मेटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा ना वो निगेटिव होगा। जो आपका क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव होगा। और अगर आपका सेंटेंस जो है वो निगेटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा ना वो आपका अफर्मेटिव होगा। अब सुनो, क्वेश्चन टैग बनता किससे है सर? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से अपना क्वेश्चन टैग बनता है। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से क्वेश्चन टैग बनता है। द बॉयज ऑफन प्ले क्रिकेट, अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो यह सेंटेंस अपना अफर्मेटिव है, ठीक है भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस है। टेंस कौन सा है? प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट या वर्ब में यस या ईएस आता है तो वो कौन सा टेंस होता है? आप कहोगे सर प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आप कहोगे सर डू या डज होती है।
सर द बॉयज प्लूरल है कि सिंगुलर है? आप कहोगे सर बॉयज प्लूरल है। प्लूरल में कौन हेल्पिंग वर्ब आती है? आप कहोगे सर डू आती है। तो भाई डू का यूज करो। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव का मतलब भाई कैन नहीं हो सकता। अब यहां पे देखो निगेटिव का मतलब सर डू में नॉट लगाना होगा, और जब डू में नॉट लगेगा तो डोंट हो जाएगा। तो देखो भाई यहां पे ये नहीं, यहां पे डोंट है, ये सही होगा। और जो नाउन है ना, क्वेश्चन टैग में कभी नाउन नहीं लिखी जाती, हमेशा उसका प्रोनाउन लिखते हैं। तो द बॉयज प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन का प्रोनाउन दे होता है, इसलिए आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। डेली क्लास टाइमिंग, यार मैं लास्ट में क्लास टाइमिंग बताऊंगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में एक बारी बताया, लेकिन अब आप लास्ट तक बने रहो। लास्ट में मैं क्लास खत्म करने से पहले आपको डेली के क्लास की टाइमिंग बताऊंगा। आपकी ये क्लास 2 टाइम पे चलती है, तो मैं डेली की क्लास टाइमिंग लास्ट में क्लियर कर दूंगा। अभी चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। पहले क्वेश्चन कर लो, फिर क्लास की टाइमिंग बता देते हैं। कोई दिक्कत? चलो। सी मस्ट नो देम इन दियर मोस्ट पॉसिबल फॉर्म। सी मस्ट नो, क्वेश्चन टैग पूछ रहा है, सी मस्ट नो देम इन दियर मोस्ट पॉसिबल फॉर्म। आप मुझे पहले यह बताओ कि ये जो सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव है? बताओ। ये सेंटेंस ऑफन एडवर्ब है। ऑफन का मतलब अक्सर होता है, ऑफन का मतलब प्रायः होता है। ये एडवर्ब है, आपकी निगेटिव एडवर्ब नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, निगेटिव नहीं है ना जी ना। तो ऑफन आपका निगेटिव नहीं है। ओके, हाँ चलो चलो। और ये बताओ, ये अफर्मेटिव या निगेटिव? आप कहोगे सर मस्ट के बाद नॉट नहीं लगा है, नेवर भी नहीं लगा, नो भी नहीं लगा, कोई निगेटिव एडवर्ब भी नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर क्वेश्चन टैग ना निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन टैग निगेटिव रखेंगे भाई। हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन से क्वेश्चन टैग बनता है, तो मस्ट में नॉट लगेगा तो मस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मस्टेंट। और सी, कैन दे नहीं होगा, कैंट दे नहीं होगा, इजेंट इट नहीं होगा, मस्टेंट सी यही होगा, यही होगा ना। बताओ, बोलो जरा बोलो, यही होगा ना। चलो चलो, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर आप कहोगे कि जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ तो कह रहा है। कह रहा है सर 11 एंड 12 नंबर के लिए गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। OWS का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है आपसे। एक सेंटेंस देगा और कहेगा कि बताओ इसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं। एक शब्द में क्या कह सकते हैं? जैसे देखो, अ लिक्विड फॉर ड्रिंकिंग, अ लिक्विड फॉर ड्रिंकिंग। बताओ वही है क्या? वही है क्या? वही है? चलो बताओ जल्दी से। चलो, अ लिक्विड फॉर ड्रिंकिंग को क्या कहा जाता है? बोलो जरा बोलो, क्या कहा जाता है? सर आप कहोगे अ लिक्विड फॉर ड्रिंकिंग को, अ लिक्विड फॉर ड्रिंकिंग को कार्निवल। अच्छा, कार्निवल किसे कहते हैं? बताओ, कार्निवल किसे कहते हैं? एक, आप कह सकते हो एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें म्यूजिक और डांस, जिसमें म्यूजिक और डांस इन्वॉल्व होता है। एक पब्लिक फेस्टिवल जिसमें म्यूजिक और डांस इन्वॉल्व होता है, उसको कार्निवल कहते हैं। अ लिक्विड फॉर ड्रिंकिंग को क्या कहते हैं सर? अ लिक्विड फॉर ड्रिंकिंग को बीवरेज कहते हैं। ठीक है, कार्निवोर किसे कहते हैं सर? बताओ, बोलो। वो एनिमल जो मीट खाते हैं ना, उनको कार्निवोर कहते हैं। वो एनिमल जो मीट खाते हैं उनको कार्निवोर कहते हैं। ठीक है ना। और ये बताओ, सिरहोसिस, सिरहोसिस क्या है?
सिरहोसिस जानते हो? सिरहोसिस उसे कहते हैं लीवर में, जब लीवर में एक बीमारी का नाम है, लीवर में होने वाली एक बीमारी का नाम है सिरहोसिस। याद रखोगे? चारों वर्ड्स क्लियर हैं। कार्निवल क्या होता है? एक पब्लिक फेस्टिवल जिसमें म्यूजिक और डांस होता है। बीवरेज क्या होता है? लिक्विड ऑफ ड्रिंकिंग होता है। कार्निवोर क्या होता है? जो मीट खाया करते हैं, मांस खाया करते हैं, उन्हें कार्निवोर कह सकते हैं हम लोग, ऐसे एनिमल को। और सिरहोसिस क्या होता है सर? लीवर में होने वाली एक बीमारी का नाम है। ठीक, ये याद रखना पड़ेगा। यहां पे समझाने वाली कोई बात नहीं है, नहीं तो कह दो समझ में नहीं आया। इसमें समझाने वाली क्या बात है? ये तो याद करने वाली बात है, तो याद तो करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विद रिगार्ड टू सोशल बिहेवियर। बताओ बताओ। बोलो जरा बोलो, राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से बताना है आंसर, ठीक है? अ जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विद रिगार्ड टू सोशल बिहेवियर, काउंटरफीट, कॉन्वेंशन, क्रिएटिविटी, क्या बोलते हैं भाई? कॉन्ट्रीटेम्प्स। कॉन्ट्रीटेम्प्स, बताओ क्या होगा राइट आंसर? सुना नहीं है कभी डी वर्ड्स को? हमने सुना दिया सिरहोसिस को। चलो, हाँ, लीवर डिसीज होता है, वेरी गुड। चलो 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 आगे बताओ। क्या? सी, क्रिएटिविटी। अ जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विद रिगार्ड टू सोशल बिहेवियर। हाँ, क्या होगा? बोलो। जब हम किसी पार्टिकुलर एरिया या सोसाइटी के लिए, या फिर सोसाइटी में कोई भी ऐसा, मतलब एक कुछ भी ऐसा स्पेशली कुछ करते हैं ना, तो उसी को हम लोग यहाँ पे जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विद रिगार्ड टू सोशल बिहेवियर, और इसी को हम लोग कन्वेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? आप कहोगे सर कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो। और काउंटरफीट क्या होता है? काउंटरफीट का मतलब होता है फेक। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली, ठीक है? और क्रिएटिविटी तो आप जानते ही हो। क्रिएटिविटी तो जानते हो ना, जिसके अंदर क्रिएटिविटी भरी हो भाई, कुछ ना कुछ नया करने का, जिसके अंदर जुनून हो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ नया करने का रुतबा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है? और आपका क्या है सर? आप कहोगे सर काउंटर टेम्प्स है। क्या है? काउंटर टेम्प्स। काउंटर टेम्प्स का मतलब होता है माइनर इशू। क्या होता है? माइनर इशू। जो माइनर इश्यूज होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? माइनर इशू कह लो या माइनर डिस्प्यूट कह लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इशू से ज्यादा अच्छा है आप इसे माइनर डिस्प्यूट कहो। क्या कहो? जो माइनर, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें कहते हैं काउंटर टेम्प्स। काउंटर टेम्प्स। चलो नेक्स्ट आपका बात करते हैं सर। नेक्स्ट के लिए तो आपको पहले डायरेक्शन पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ो डायरेक्शन। क्या है डायरेक्शन बताओ? तुक्का। ये तुक्का ना, तुक्का उक्का ना मारो, तुक्का उक्का ना मारो ना। चलो आओ नेक्स्ट की बात कर लो। Each of the following sentence has been split into 4 parts and the parts have been presented in a jumbled form. अरे वाह, सेंटेंस दिया गया है जम्बल्ड फॉर्म में। जम्बल्ड फॉर्म का मतलब समझ रहे हो? सेंटेंस का किया गया ऑपरेशन, और जब इस सेंटेंसवा का ऑपरेशन किया गया ना, तो इसके हथवा को पैर की जगह पे फिट कर दिया गया और पैरवा को हाथ की जगह पे, लीवर को किडनी की जगह पे, किडनी को फेफड़े की जगह पे, फेफड़े को हार्ट की जगह पे, हार्ट को ब्रेन की जगह पे, ब्रेन को कहीं और फिट कर दिया गया। मतलब पुर्जा पुर्जा इसका पूरा हिला हुआ है, इसको डिसऑर्डर में है, ये जम्बल्ड वे में है, हमें इसको अरेंज करना है सर। आओ करा जाए अरेंज भाई, आओ अरेंज करा जाए मिल करके। द वनली क्रिएचर मैन इज इंडोर्ड विद द पावर ऑफ लाफ्टर। आपका ये एक पार्ट है, ये आपका अनदर पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, और ये आपका फोर्थ पार्ट है। इन चारों पार्ट को ऐसे अरेंज करो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दे। चलो बताओ जल्दी से। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या होना चाहिए राइट आंसर? हाँ सर देखो, द वनली क्रिएचर
मैन इज इंडोर्ड विद द पावर ऑफ लाफ्टर। बोलो। हम कहेंगे सर कि भाई पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है। यहां पे मैन है और यहां पे वर्ब भी है, यानी कि ये नाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगी, ये वर्ब है, तो सबसे पहले 2 नंबर आएगा। सर एक तो ए सही हो सकता है या तो फिर डी सही होगा। बी और सी नहीं सही हो सकते क्योंकि वे 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कोई भी सेंटेंस या तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा ना भाई, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब आपका 2 नंबर में है। ठीक है, 2 नंबर में है। चलो आगे। अब बात करते हैं सर यहां पे मैन इज द वनली क्रिएचर। हाँ, मैन इज द वनली क्रिएचर इंडोर्ड विद द पावर ऑफ लाफ्टर। गजब यार। 2134, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। 2134। मैं भी कहां खोया था ना, ब्रेन को घुटनों में फिट कर दिया। आए हाय, क्या बात कह दी कार्लोस ने, ब्रेन को घुटनों में फिट कर दिया ना। क्या है, क्या ही कहें। ठीक है भाई, ऐसे ना बोलो। चलो, विच इज इसेंशियल फॉर इट्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग द 5-page इंट्रोडक्शन टू द स्क्रिप्ट प्लेसेस इट in the right perspective and gives the uninitiated reader a background to the film। कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं कर दिया, बट जाने दो, कोई बात ना, हम कर लेंगे। चलो करते हैं, मिल करके करते हैं। चलो। विच इज इसेंशियल फॉर इट्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। भाई ये तो स्टार्टिंग नहीं है क्योंकि विच रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसके पहले कोई ना कोई नाउन पार्ट जरूर होगा, तो ए तो स्टार्ट नहीं करेगा। इसका मतलब सी को तो आउट कर दो आप पहले ही। द 5-page इंट्रोडक्शन टू द स्क्रिप्ट प्लेसेस इट इन द राइट पर्सपेक्टिव and gives the uninitiated reader a background to the film। बताओ भाई, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, आप भी तो एक कदम आगे बढ़ाओ। मुझे क्या लग रहा है, एंड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, यानी ये भी गया। अब बैकग्राउंड टू द फिल्म, भाई ये सेंटेंस स्टार्ट करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, यानी 4 भी गया। अब ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो भाई बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेकिन आओ समझते हैं। द 5-page इंट्रोडक्शन टू द स्क्रिप्ट प्लेसेस इट इन द राइट पर्सपेक्टिव विच इज इसेंशियल फॉर इट्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड गिव्स द अनइनिशिएटेड रीडर। नहीं, सही है, नहीं। अंडरस्टैंडिंग अ बैकग्राउंड टू द फिल्म एंड गिव्स द अनइनिशिएटेड रीडर, यही होगा। तो आपका बी इज द राइट आंसर। 2341, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर ना, वेरी गुड। सभी के सही हैं। आओ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, और आंसर सारे लोग क्यों नहीं देते भाई? सारे लोग आंसर दो। मैं कितनी बार कहता हूं, यहां पे कोई निगेटिव मार्किंग की बात नहीं हो रही है। आप आंसर दोगे ना, गलत होगा तो भी सीखोगे, और जब सीखोगे गलती करने के बाद ना, तो दोबारा गलती होगी नहीं, ऐसा सीख जाओगे वो चीज। क्योंकि गलती करने से जब हम कोई चीज सीखते हैं तो वो परमानेंट सीख जाते हैं। तो इसलिए करो ना, जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा उसका भी आंसर दो। चलो आओ नेक्स्ट की बात करते हैं सर। 15 and 16, fill in the blanks with appropriate words from the alternatives given below them। चलो ठीक है भाई, हम बात करेंगे यहां पे। रीमा वॉज इल, दो सी वॉन्टेड टू प्ले, बट सी वॉन्टेड टू प्ले, बिकॉज सी वॉन्टेड टू प्ले, फॉर सी वॉन्टेड टू प्ले। बताओ, राइट प्रीपोजिशन यहां पे आपको फिल करना है। व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रीपोजिशन हियर टू फिल? रीमा वॉज इल, दो सी वॉन्टेड टू प्ले, रीमा वॉज इल, बट सी वॉन्टेड टू प्ले, because she wanted to play, for she wanted to play। हैं अशोक सर,
सोनी माई गर्लफ्रेंड, ये क्या है भाई? देखो, जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए, नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड। अभी एग्जाम तक अपना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड सिर्फ बुक्स एंड क्लासेस है बस। सिर्फ बुक्स एंड क्लासेस हैं बस, और कोई नहीं होना चाहिए। समझ लो, ठीक है ना? चलो, क्या होना चाहिए सर? बी 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 बी। वाह 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 वाह, वेरी गुड। बी इज द राइट आंसर। रीमा वॉज इल, रीमा बीमार थी लेकिन वो खेलना चाहती थी ना। इस सेंटेंस का ये सेंटेंस कंट्रास्ट शो कर रहा है। जब एक क्लास दूसरे क्लास का कंट्रास्ट दिखाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तो हम एडवर्जेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। और एडवर्जेटिव कंजक्शन कौन होता है सर? सर आप कहोगे बट यहां पे है, तो आपका राइट आंसर बट हो जाएगा। बिकॉज का यूज तो रीजन के लिए करते हैं, फॉर का यूज तो पर्पस दिखाने के लिए करते हैं, और दो और आल दो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आकर के कंट्रास्ट को दिखाते हैं, बीच में नहीं। बीच में बट आता है ना। बोलो, सही है सर। सर डायलॉग है सर का। अच्छा, अशोक सर का डायलॉग है, ये बात अशोक सर का डायलॉग है, होगा भाई। फिर भाई अब अशोक सर का डायलॉग है तो सच बात बताएं, बताना मत। उनकी बीवी हैं वो, आपने जिनका नाम लिया वो उनकी वाइफ हैं, तो वो बोल सकते हैं ना। बट अभी हम लोगों का क्या है भाई, एग्जाम फोकस है, तो हम लोग तो अभी इनसे दूर रहेंगे ना, इनसे दूर रहेंगे। बाकी अगर मैरिड लाइफ जी रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, फिर तब तो दूर रह भी नहीं सकते, चाह करके भी दूर नहीं रह सकते। आओ इस क्वेश्चन को बात करो। गीता पुट ऑन अ कोट ब्लैंक, शी वॉज फीलिंग कोल्ड। गीता पुट ऑन अ कोट, गीता ने कोट पहना। शी वॉज फीलिंग कोल्ड, वह ठंड महसूस कर रही थी। ठीक है, अल्ट्रा प्रो मैक्स डायलॉग है सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, एस फॉर सोनी। अच्छा जी, होगा भाई, रीजनिंग है ना, रीजनिंग की बात ही अलग है, रीजनिंग की बात ही अलग है। और अशोक सर तो रीजनिंग के बादशाह हैं, तो भाई क्या ही कहोगे ना फिर। वो तो फिर ट्रिक और न जाने क्या क्या बना लेंगे। जैसे कभी वोकैब अगर मुझसे पढ़ने का मौका मिले आपको, तो देखो कितनी सारी ट्रिक निकाल के दूंगा मैं आपको, कितनी सारी ट्रिक निकाल के दूंगा मैं आपको। और वोकैब याद कराई जा सकती है। पता ये वोकैब याद करना बड़ा मुश्किल लगता है ना? नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। वोकैब को मेरे अंदाज में पढ़ो तो, लेकिन अब मौका मिलेगा तो कभी पढ़ा जाएगा। अभी देखो, गीता पुट ऑन अ कोट ब्लैंक, सी वॉज फीलिंग कोल्ड बिकॉज सी, बट सी, फॉर सी, दो सी। आ ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ये हुई ना बात, गजब कर दिया आपने, कर दिया कमाल। बिकॉज होना चाहिए, वाई? बिकॉज सर गीता ने कोट पहना। क्यों पहना? रीजन बताया जा रहा है, और रीजन बताने के लिए बिकॉज का यूज करते हैं। कंट्रास्ट दिखाना होता तो बट का यूज करता। पर्पस दिखाना होता, जैसे अगर ये सेंटेंस पहले आया होता, गीता वॉज फीलिंग कोल्ड, और अब ये आता गीता पुट ऑन कोट, तो पर्पस हो जाता ना। जैसे आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, अब अपना पर्पस आपको बताना है, आई वॉन्ट टू पास द एग्जामिनेशन, तो आई एम स्टडीइंग इंग्लिश फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, तो पर्पस दिखाना है तब हम फॉर का यूज करेंगे, और दो का भी यूज कंट्रास्ट के लिए करते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। देखिए, आप अगर कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज आप जो भी काउंसलर हैं आप उनसे कांटेक्ट कर लो। आपको हेल्पलाइन नंबर है? बोलो, नंबर है कि नहीं है? हेल्पलाइन नंबर है कि नहीं है बताओ। और अगर नहीं है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है? 999
078, ठीक है, 0784642। आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। अली सर का कांटेक्ट नंबर है, आप सारी डिटेल पूछ सकते हो। ऑफलाइन, ऑनलाइन, नाहरलगुन के लिए, निर्जुली के लिए, ईटानगर के लिए, हर जगह के कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है हेल्पलाइन नंबर तब, और अगर है तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो आओ अभी मुद्दे पर आते हैं भाई। अभी आते हैं मुद्दे पर, और आप कॉल के बाद पूछ सकते हो, ठीक है ना। आप वो कैब मुश्किल है सर, इतना ज्यादा वो कैब कैसे याद करेगा। मैं बताएगा कैसे याद करना है, टेंशन मत लो। मैं बताएगा और मैं याद भी करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। आओ इधर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में बताते हैं। 17 और 18 कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव आसान सी चीज हो गई है। एक्टिव पैसिव क्या हो गई है, आसान सी चीज हो गई है भाई। देखो सेंटेंस में सबसे पहले देखो कि टेंस कौन सा है। एक्टिव पैसिव डिफिकल्ट लगता होगा, नहीं है, है नहीं। सिर्फ दो टेंस आपको पहचानना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, या तो फिर सेंटेंस में डू या डज देखने को मिलेगा। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म या तो डिड। अगर आपने ये दो टेंस सिर्फ पहचानना सीख लिया, फिर आपको एक्टिव पैसिव में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। और अगर आपको लगता है कि एक्टिव पैसिव कठिन है, तो मुझसे मिल करके एक बारी बता देना, फिर मैं दिखाऊंगा एक्टिव पैसिव कितनी आसान है। वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म या डू डज दिख जाए तो एक्टिव और पैसिव में आपको किसका यूज पैसिव में किसका यूज करना पड़ेगा, इज एम आर का यूज करना पड़ेगा। वर्ब की सेकंड और डिड दिख जाए तो पैसिव में आपको यूज करना पड़ेगा वाज वर का। बाकी गोल्डन रूल यही है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट, फिर एक हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर लिखोगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर लिखोगे। अदरवाइज अगर और कोई टेंस है इनको छोड़ करके, तो जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है उसी के फैमिली की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लिख देंगे। उसके बाद सर जब हम ये हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, तो बी नहीं लिखना, बी नहीं लिखना। लेकिन अगर हम और किसी टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, या कोई और मॉडल वर्ब, तो याद रखना आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों के बीच में बी को लिखना। लेकिन बी का फॉर्म डिसाइड करेगा ये वर्ब। अगर एक्टिव वॉइस की वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो बीन लिख जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस की वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो बी लिख जाएगा। एक्टिव वॉइस की वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, बीइंग लिख जाएगा। उसके बाद एक प्रीपोजिशन के रूप में बाई लगा करके हम सब्जेक्ट को क्या बना देता है भाई, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो रोट आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और वर्ब के बाद जो नाउन होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। तो अ लेटर शुड बी सब्जेक्ट, या माई सिस्टर भी सब्जेक्ट हो सकता है भाई, क्योंकि ये भी तो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, माई सिस्टर। और देखो पहले वाज वर होना चाहिए, इसमें वाज वर नहीं है, ये गया। इसमें वाज है, हो सकता है इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये भी गया। अब देखो माई सिस्टर्स लेटर वॉज रिटन बाई मी, आई रोट अ लेटर टू माई सिस्टर। भाई गलत है, गलत है, मेरी सिस्टर का लेटर नहीं है, मेरा लेटर है। और यहां पे आपने पजेसिव केस कहां से बना दिया सिस्टर को? कौन सा ऐसा रूल है जिसने आपको सिखाया कि पजेसिव केस बनाना है? राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अ लेटर वाज वर्ब, देखो ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, फिर एक हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर, अ लेटर सिंगुलर नंबर वाज लगाऊंगा। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखना है, रिटन लिखा, प्रीपोजिशन बाई लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, बाकी जो अदर वर्ड के रूप में थे मैंने उनको लिख दिया। बोलो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं ना, नहीं ना। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो फिर। विल एनीवन बिलीव योर स्टोरी? विल एनीवन बिलीव योर स्टोरी? पहले हेल्पिंग वर्ब है, कोई बात ना, हम भी पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं।
ठीक है, एनी वन सब्जेक्ट है, ये खत्म बात। बिलीव वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट योर स्टोरी। तो सेंटेंस अपना क्या होना चाहिए, विल योर स्टोरी को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, विल योर स्टोरी। इसी की हेल्पिंग वर्ब हम लिख रहे हैं, तो वर्ब लिखने से पहले बी लगाएंगे। बी उस फॉर्म में रखो जिस फॉर्म में मेन वर्ब है। बिलीव मेन वर्ब में है तो बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है तो बी का वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड लिखी जाएगी, ठीक है, क्या लिखी जाएगी, बिलीव्ड। तो क्या होगा, विल योर स्टोरी बी बिलीव्ड। देखो, विल योर स्टोरी बी बिलीव्ड बाय एनीवन, विल यू बी बिलीव्ड, गलत बात। विल योर स्टोरी टू कहां से आ गया, गलत बात। विल योर स्टोरी हैविंग कहां से मिल गया, गलत बात। राइट आंसर क्या होगा सर, ए होगा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है ना? चलो आप अगला क्वेश्चन देखो और मैं थोड़ा सा अपना गला गीला कर लूं ना। क्या है, 1920 के लिए देखो क्या है भाई, ये लो, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। आपको एरर ढूंढना है, कौन से पार्ट में एरर है। आप तब तक एरर ढूंढो, मैं 1 मिनट से पहले ही अपना गला गीला कर लूं। चलो चलो आ गया मैं, बताओ। एल्डर्स हैव सेड दैट वी शुड नॉट इंटरटेन अ टू हाई ओपिनियन ऑफ आवर विजडम। बोलो जरा बोलो ना, क्या होना चाहिए। एल्डर्स हैव सेड दैट वी शुड नॉट इंटरटेन अ टू हाई ओपिनियन ऑफ आवर विजडम। कहां पे एरर है, बताओ, है कहीं पे एरर? एल्डर्स प्लूरल है, हैव होना चाहिए, सही है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये भी सही है। दैट वी शुड, वी के साथ शुड आ सकता है। नॉट अपनी जगह सही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी सही है। अ टू हाई ओपिनियन ऑफ आवर विजडम, क्या होना चाहिए बताओ। अ टू हाई ओपिनियन लग रहा है सही है, बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो, सही है क्या? सी में एरर है। क्या एरर है, बता सकते हो क्या एरर है? सर एरर ये है कि टू के बाद तुरंत आपका एडजेक्टिव आना चाहिए और उसके बाद आर्टिकल आता है। तो भाई आ नहीं, बल्कि यहां पे एन ओपिनियन ऑफ आवर विजडम होना चाहिए। एल्डर्स हैव सेड दैट वी शुड नॉट इंटरटेन टू हाई एन ओपिनियन ऑफ आवर विजडम। सी पार्ट में एरर है। बोलो जरा बोलो ना, तुम्हें क्या हुआ है ना। गाना सुने हो कि नहीं, ये गाना सुने हो? बोलो जरा बोलो, तुम्हें क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये, कैसा नशा है। चलो, हमें नशा है किसका, PYQ सॉल्व करने का, सिलेक्शन लेने का नशा है भाई, सिलेक्शन लेने की बेकरारी है। चलो आओ, गलत अर्थ में मत समझना मेरे गाने को। चलो, योर सीजर आर ब्लंट, माई रेजर इज शार्प। योर सीजर आर ब्लंट, माई रेजर इज शार्प। कौन से पार्ट में एरर है? ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है और ये आपका डी पार्ट है। बताओ। टू हाई एन ओपिनियन, हाँ, ब्लंट इज ब्लंट। योर सीजर आर ब्लंट या योर सीजर इज ब्लंट। वेरी गुड, सभी के आंसर आने लगे। वाह 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 वाह। आ गए बाबू भैया क्वेश्चन के नीचे। अभी तक तो क्वेश्चन के ऊपर ऊपर और अब आ गए क्वेश्चन के नीचे। मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत है, पता है? सुनो इधर, मैं थोड़ी देर के लिए आपका कमेंट नहीं देख रहा हूं, ठीक है? रॉबर्ट कार्लोस जी, सीजर्स प्लूरल होता है, वेरी गुड। रॉबर्ट कार्लोस और ओनिम नीमो और भी ऐसे कुछ बच्चे रहे हैं, जैसे कि असुम एंगो,
ऐसे कुछ बच्चे, और लूसी जी का भी आंसर, ये आंसर कुछ सही है। जिन्होंने कहा ए पार्ट में एरर है उनके सही है। जिन्होंने कहा आर के बदले इज होना चाहिए, गलत है। सुनो, ऐसे कोई भी थिंग्स जिसके टू पार्ट्स होते हैं, जैसे आप सीजर की बात करोगे तो ऐसे ही होती है सीजर, दो पार्ट होते हैं। आप पैंट्स की बात करोगे, दो पार्ट होते हैं। आप ग्लासेस की बात कर लो, स्पेक्टिकल्स की बात कर लो, आई ग्लासेस की बात कर लो, गॉगल्स की बात कर लो, बिनाकुलर्स की बात कर लो, ट्राउजर्स की बात कर लो, पैजामास की बात कर लो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे थिंग्स हैं जिनके जो दो पार्ट से मिल करके बने हैं, और जो चीजें दो पार्ट से मिल करके बनी है ना, उनमें हमेशा यस लगा होता है। तो सीजर्स होना चाहिए, सीजर्स आर ब्लंट, माई रेजर इज शार्प, योर सीजर्स आर ब्लंट। समझे? समझे बाबू भैया? बोलो बोलो, क्लियर है ना? आगे बढ़ सकते हैं? देखो आगे बढ़ते हैं फिर। किसी को डाउट? सीजर्स होता है, टोंग्स होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, बिनाकुलर्स होता है, पैंट्स होता है। एक ही पैंट है फिर भी बोला जाता है पैंट्स, क्योंकि उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है ना? तो जो चीजें पेयर में हैं वो हमेशा आप यस लेके चलती हैं अपने साथ में। सीजर्स तो अपने पढ़ाया था क्लास में, बिल्कुल पढ़ाया था मैंने, रिंसिन जी बिल्कुल मैंने पढ़ाया था। तो गलती क्यों कर रहे हैं? पढ़ाया तो हूं ही मैं, तो जो पढ़ा देख लो जो पढ़ाया हूं उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं ना। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आएगा। जितना पढ़ा रहा हूं मैं आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में, वहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और अगर आपने उतना पढ़ लिया ना तो आपको इनफ है आपके लिए। लेकिन जब आप पढ़ो तब ना, याद रखो तब ना। गलती तो आप करते हो, भूल जाते हो। भूलने वाली गलती नहीं करना, बता दे रहा हूं मैं। चलो आओ नेक्स्ट बात करते हैं सर। 21 to 25 के लिए गलती हो गई सर जी। गलती तो हो ही जाती है, गलती से मिस्टेक आगे से ना करना, ठीक है? चलो एक बारी गलती कर सकते हो, दोबारा नहीं करना है, बस इतना याद रखो। इस पैसेज को पढ़ करके इससे बनने वाले क्वेश्चन का आंसर करना है हम लोगों को। भाई पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर पैसेज का आंसर दे लेंगे, ठीक है? Which of the following best describes the other man? अरे बिल्कुल गलती माफ। मैं हमेशा कहता हूं आप मेरी क्लास में गलती करो, बस गलती रिपीट ना करो। बस गलती करने की बिल्कुल आपको फ्रीडम है भाई, गलती करने की बिल्कुल फ्रीडम है, लेकिन आप रिपीट ना करना बस गलती को। Which of the following best describes the other man? Ill-dressed, short-statured, loud-voiced, tall, ill-dressed, courteous, not well-dressed, short but good-mannered, thin, poorly built, harsh in expression. पैसेज पढ़ो भाई, पैसेज पढ़ो। The wise old wazir was famous for his judgment and people came to him for justice. ठीक है? फ्रॉम, देखो एक बार मैं समझा देता हूं, फिर आंसर फटाक से दे लेंगे। बाकी पैसेज का आंसर सॉल्व करने का तरीका यह होता है, देखो अभी मैं मजबूर हूं थोड़ा सा। किस चीज के लिए मजबूर हूं पता है? कि भाई अगर मैं यहां पे किसी भी पार्ट में कुछ लिखूंगा और मैं दूसरी स्लाइड में जाऊंगा ना तो वो इरेज हो जाता है। थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर में ही ऐसा है, तो वो सब ठीक हो जाएगा बहुत ही जल्द। लेकिन अभी जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं पैसेज के क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कैसे करते हैं। पहले सारे क्वेश्चन को पढ़ लो और उन सारे क्वेश्चंस में से एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को एक जगह नोट कर लो और अब पैसेज पढ़ते समय उन कीवर्ड को देखो और उसके बाद आंसर टिक कर लो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो वही तरीका होता है, बट अभी मैं आपको पैसेज समझा के आंसर कराऊंगा क्योंकि अभी हमारे पास, हमने बता दिया आपको। चलो, द वाइस ओल्ड वजीर, जो वाइस ओल्ड वजीर था, वॉज फेमस, प्रसिद्ध था, फॉर हिज जजमेंट, अपने जजमेंट के लिए, एंड पीपल केम टू हिम, और लोग उसके पास आते थे, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के दूर दूर भाग से। वन डे टू मेन केम टू हिज कोर्ट, एक दिन दो मैन उसके कोर्ट में आए, एंड क्लेम्ड ऑनरशिप ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड लुकिंग हॉर्स, एक अद्भुत घोड़े पर वो अपना क्लेम कर रहे थे कि ये मेरा है।
इट वॉज अ ब्लैक ब्यूटी इंडीड, और यह बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी था वास्तव में। वन ऑफ द मेन वॉज टाल, एक आदमी जो था वो टाल था, वेरी वेल था ड्रेस्ड था, एंड सॉफ्ट स्पोकन था। द अदर वॉज जस्ट द अपोजिट, और दूसरा बिल्कुल इसका उल्टा था। ठीक है, तो ना ही वो टाल था, ना ही वो वेरी वेल ड्रेस्ड था, ना ही वो सॉफ्ट स्पोकन था। पहले क्वेश्चन में यही पूछा है ना, अब हम आंसर दे लेंगे और पढ़ ही लेते हैं। ईच ऑफ देम सेड, उनमें से प्रत्येक ने कहा कि द हॉर्स वॉज हिज, कि उनका घोड़ा उनका है। द वजीर हियर्ड देम पेशेंसली एंड आस्क्ड देम टू लीव द हॉर्स एंड कम टू हिम नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, बोथ द मेन केम द नेक्स्ट मॉर्निंग, दोनों आदमी अगली सुबह आए। The wazir asked his soldiers to give the horse to the tall man and to arrest the other man. The tall man wanted to know how the wazir had learned the truth. Very simple, said he. Firstly, a man of your appearance and manners could not have been the thief. Still, I wanted to be sure. Just after you had left the court, I asked one of my soldiers to leave the horse free and to see whom it followed. It went after you. This hint was enough for me. चलो समझ में आ गया पैसेज। Which of the following best describes the other man? Ill-dressed, short-statured, loud voice. So right answer क्या हो जाएगा सर? बोलो। बिहारी person teaching Arunachal people in English funny. First of all, I am not Bihari. If you want to know about me, I am from Prayagraj. It is the hub of education. And I have done my masters from the Central University of Allahabad. It is a central university. And I have 7 years of experience of teaching English. Not only APSSB. I have taught banking exams English. I have taught English for SSC exams. And I have taught other kinds of competitive exams also. So it doesn't matter कि कौन व्यक्ति कहां किसको इंग्लिश पढ़ा रहा है। मैटर करता है उसका नॉलेज, मैटर करता है उसका पढ़ाने का तरीका, मैटर करता है कि बच्चा उससे पढ़ने में संतुष्ट है, बच्चा वो जो समझा रहा है समझ में आ रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं। तो ऐसे किसी व्यक्ति को जज करना गलत बात है। बाकी आपका क्या विचार है, आपका क्या नजरिया है, वो तो आप ही जानोगे, मैं क्या ही कर सकता हूं। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं आई होप उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, जो हमारे भाई बच्चे हैं। अगर आप बच्चों को, भाई जो हमारे बच्चे हो, अगर किसी को कोई दिक्कत है, जो इतने स्टूडेंट्स हो, तो आप बताना, कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होगी, मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, कोई भी आपको लगता है कि नहीं सर ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, नहीं भैया ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, आप बिल्कुल बोल देना, दिल खोल करके बोल देना, बिल्कुल ना डरना ना शर्माना ना कुछ नहीं। ठीक है, चलो चलो। शुभम छत्री भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है, जाने दो रॉबर्ट जी, कोई बात ना, होता है। आपने वो कहा था ना, जब हम वो वाला एग्जाम्पल बता रहे थे जंबल वाला सेंटेंस का, कि दिल फेफड़े पे फेफड़ा, किडनी पे किडनी, घुटने पे, और माइंड कहां? आपने ही तो कहा था रॉबर्ट जी। चलो तो क्या होगा, क्लियर है? चलो। होपलेस नॉनसेंस क्रिएचर, माइंड योर ओन बिजनेस, सर यू आर द बेस्ट। थैंक यू बेटी बी। अरे नहीं, जाने दो लूसी जी, कोई बात ना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात करते हैं सर। क्या है भाई? चलो सर जी हमने समझ आ रहा है सर, यू आर टीचिंग सो गुड सर, प्लीज आप उसको ब्लॉक करो अभी। चलो ठीक है। अरे ब्लॉक क्या, हम ध्यान ही नहीं देते, हम नहीं ध्यान देते। द वजीर डिस्कवर्ड द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स। द वजीर डिस्कवर्ड द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स। जो वजीर है उसने रियल ऑनर डिस्कवर कर दिया हॉर्स को। कैसे भाई? बाई अरेस्टिंग द अदर मैन ना, फ्रॉम द अपीयरेंस एंड गुड मैनर्स ऑफ द टॉल मैन, बाई पेशेंटली लिसनिंग द केस ऑफ द थेफ्ट, बाई नोविंग हुम द हॉर्स। ये होगा राइट आंसर ना। बोलो राइट आंसर कौन होगा, बताओ जल्दी से। 22 में राइट आंसर कौन होगा? हमको डी लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल
गाइडेंस हमारी तरफ से आपको पूरा फुल गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। बहुत पुअर इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, पूरी इंग्लिश आ जाएगी आपको, ठीक है ना, पूरी इंग्लिश आ जाएगी। चलो यहां पे राइट आंसर, जाने दो अट्टू, जाने दो, हम भी थोड़ा सा, कोई बात ना, चलता है भाई। देखो हर किसी का अपना अपना एक एटीट्यूड होता है, नजरिया जिसको कहते हैं, किसका नजरिया किसी को लेकर के कैसा है ना। डी, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। कूल, बी कूल, बी कूल, ठीक है ना, बी कूल हो जाओ और आंसर दो, आंसर दो, चलो आंसर जल्दी करो, जल्दी करो। चलो इसी बात में मैं ना आपको एक गजल सुना देता हूं। गजल जानते हो, कविता, पोयम, सुनो। वक्त के कुछ ऐसे पैमाने रहे, खूब माला माल तहखाने रहे, लोग तो परदेश तक जाकर छा गए, हम मोहल्ले में भी अनजाने रहे। अजनबी क्यों कहकर हमें पहचानते, हम तो अपने में भी बेगाने रहे, जाने महफिल थी समा छाई रही, हमें तो परवाने थे परवाने रहे। वाहवाही लूट ली मक्कारों ने, ध्यान से सुनना, वाहवाही लूट ली मक्कारों ने, सीधे लोगों पर तो जुर्माने रहे। अब नशा है, पहले तो था सरूर, अब ना वो मैकस न पैमाने रहे। मां पड़ी बीमार तो मांगा यही, मेरा बच्चा मेरा सिरहाने रहे। सादगी का साथ छोड़ेंगे नहीं, सादगी का साथ छोड़ेंगे नहीं, हम ये जिंदा हर हाल, हम ये जिद हर हाल में ठाने रहे, ठीक है। सब हकीकत ढूंढते रहे जनाब, आप तो बस एक अफसाने रहे। तो चलता है, फ्रेश हो जाओ, बिल्कुल कूल फील करो और आओ इस पर चलते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है भाई? आप कहोगे सर जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो क्या कह रहा है? कह रहा है was with the wazir's wisdom the tall man, consoled was with the wazir's wisdom the tall man, impressed was with the wazir's wisdom tall man। कुछ तो गायब है ना, कुछ तो गायब है। the tall man was with the wazir's wisdom, अरे यार, the tall man, wazir was impressed with the tall man, consoled, impressed, embraced, undecided। तो आप क्या बोलोगे बताओ 23 में? भाई तुम ऑफलाइन जा, यहां डिस्टर्ब मत कर। चलो क्या है 24, 23 में बताओ राइट आंसर क्या होगा? बोलो 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 बोलो। सर हम कहेंगे कि जो वजीर था वो टाल मैन से इंप्रेस्ड हो गया था ना, वजीर जो था वो टाल मैन से इंप्रेस हो गया था। चलो ठीक है खूब मस्ती। हाँ भाई पढ़ना है ना, पढ़ना बोरिंग लगेगा तो फिर मजा ही क्या आएगा। पढ़ना है तो भाई इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, मस्ती करते हुए, बिल्कुल गजब तरीके से पढ़ना है हमको, ठीक है ना। चलो आओ, हाँ वही एडिटर ने थोड़ा सा गलती कर दिया, मतलब जो कंटेंट टाइपिस्ट ने गलती कर दिया, तो जाने दो, इंप्रेस्ड यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, आओ आओ। पीपल केम टू वजीर फ्रॉम ऑल प्लेसेस बिकॉज ही वॉज, पीपल केम टू वजीर, लोग जो थे वो वजीर के पास आए, फ्रॉम ऑल प्लेसेस बिकॉज ही वॉज वेरी फेमस, एन ओल्ड जज, अ वाइज जज, एन ओल्ड वजीर। लोग उसके पास क्यों आते थे? क्योंकि वो एक बुद्धिमान वजीर था ना, क्या था? एक बुद्धिमान जज था वो। तो क्या आंसर होगा सर? सर 24 में सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके ओके भाई ठीक है। किसी का कुछ नाम लिखा है मुझे नहीं पता, आपको बुरा लगा तो सॉरी सॉरी, बस। चलो आओ आओ, इस क्वेश्चन को देखो, क्लियर हो गया? सी इज द राइट आंसर, अ वाइज जज। वेरी गुड। लास्ट
लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस स्टोरी प्रूव्स दैट द कोर्ट सोल्जर्स वर वेरी स्मार्ट। This story proves that the judge was indeed quite intelligent. The horse was very clever. The horse was a real beauty. बताओ ये स्टोरी क्या प्रूव करती है? हाँ, थैंक यू क्यों आ रहा है भाई? पहले 25 का आंसर तो देने दो। 25 का आंसर क्या होगा सर? ये स्टोरी जो हमने पढ़ी ये प्रूव करती है कि द जज वॉज इंडीड क्वाइट इंटेलिजेंट। जो जज था वो वास्तव में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था ना। यही तो हमने पैसेज में पढ़ा। तो भाई खत्म। बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? बोलो, क्लियर है ना? बोलो जरा बोलो। 25 बी, वेरी गुड। चलिए, तो आज हम लोगों ने अपने 25 क्वेश्चन के टारगेट को कंप्लीट किया, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जो 2023 में आया था। ठीक, thank you so much for your time, for attending the session and being with Northeast PSC and with me. आपका सपोर्ट, आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। मैं आपके लिए पूरी लगन से मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, नॉर्थ ईस्ट PSC के साथ जुड़ जाओ। आपका सपना हमारा लक्ष्य है और मिल करके जब मेहनत करेंगे तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू वंस अगेन, सी यू टुमारो। ठीक है, और मैं टाइमिंग बता दूं भाई, टाइमिंग बताना मैं भूल गया, मैं फिर से बता देता हूं। मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को आपकी क्लास, ये क्लास की टाइम 3 to 4 रहती है। ठीक है, 3 to 4 रहती है। ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को आपके क्लास की टाइम 5 to 6 रहती है। ठीक है, 5 to 6 रहती है। क्लियर? थैंक यू, गुड नाइट। क्लियर टाइम? तो आप अपने टाइम पर आ जाया करो। जैसे कि जिस दिन जो रहेगा आप उस दिन उस टाइम के अनुसार आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।